जो आपको क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2019 साइंस पोर्शन है। अच्छा देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में भी लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया। बेकिंग ऑफ ब्रेड में होता है यीस्ट का यूज। फर्मेंटेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन इन दोनों में कौन होती है, बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, बेकिंग ऑफ ब्रेड। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन सभी में से कौन सा अलग है इनमें से। तो देखिए वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, कटाव और संरक्षण। अच्छा देखिए इन सभी में जो डी है कंजर्वेशन, ये अलग है इन सभी से। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब जो इनमें से गलत आंसर गलत है। अच्छा देखिए डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, राइट है। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज, ये भी राइट है। रेस्पिरेशन इज ए केमिकल चेंज, ये भी राइट है। तो इनमें कौन सा रॉन्ग है, क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में एक लिक्विड को करते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट। तो इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होते, सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कणों के आधार पर एक आरोही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है आरोही क्रम में। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। मछली में गलफड़ों का क्या कार्य होता है। देखिए मछलियों में गलफड़े ऐसे होते हैं जैसे कि मेमल्स होते हैं उनमें लंग्स होते हैं। तो इसी तरह से इसका काम होता है पानी में हवा से ऑक्सीजन लेना है, पानी में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करें, पानी में घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करें, या पानी में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो इसका राइट आंसर है सी, पानी से घुलित ऑक्सीजन को अवशोषित करें। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following can be used to complete an electric circuit if one run out of the connecting wire। यदि किसी कनेक्टिंग तार से कोई रन निकलता है तो उसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा देखिए कागज पट्टी इंसुलेटर है, एक रबर बेल्ट ये भी इंसुलेटर है, एक लकड़ी की छड़ी ये भी इंसुलेटर है। तो राइट आंसर किसका क्या रहेगा, ए ब्लेड, ये क्या है, कंडक्टर है। सेवंथ क्वेश्चन, मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिरर। The distance between herself and the mirror is 5 meters. She moves 1 meter toward the mirror. The distance between herself and her image now is। अच्छा देखिए मंजुला अपनी छवि एक प्लेन मिरर में देख रही है। खुद और दर्पण के बीच की दूरी 5 मीटर है। वह आईने की तरफ 1 मीटर चलती है और उसकी छवि के बीच की दूरी क्या है। तो आपको देखिए अब यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और सामने ये मंजुला है। तो इसकी और इसके अगर पूछते अगर क्वेश्चन में होता कि केवल मंजुला और उस मिरर के बीच की दूरी बताइए, तो मिरर और उसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर थी टोटल 5, 1 मीटर वो आगे आ गई तो कितनी रहेगी यहाँ पर, केवल ही 4 मीटर। लेकिन अगर बात करें उसके और उसके छवि के दोनों के बीच में, तो 4 एक बार रिफ्लेक्ट होना, दो फिर से छवि को वहीं पर बनना। तो 4 और प्लस में 4 कितना हो गया, 8 मीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, 8 मीटर। एक बार देख लीजिए उसके और उसकी छवि के बीच में दूरी कितनी रहेगी, 4 मीटर तो है उसकी मिरर से और लेकिन उसके दोनों अगर इमेज की बीच बात करें उसके और उसकी इमेज की बीच, तो 4 और 4 8 हो जाएगा इसका आंसर। 8th क्वेश्चन, ए पेंडुलम ऑसिलेट 30 times in 3 seconds. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अबव द फॉलोइंग। अच्छा देखिए इसकी समय अवधि 10s और आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। अच्छा देखिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको पहले। इसका राइट आंसर है बी, इसकी समय अवधि है 1 सेकेंड और फ्रीक्वेंसी की 10 हर्ट्ज। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए इस बात को याद रखिए हमेशा कि जो कोई भी अगर कहीं पर किसी की भी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो फ्रीक्वेंसी, तो वो आती है कि कितने टाइम में कितनी बार वो रिपीट हो रही हैं, और उसका ऑसिलेशन टाइम ये और टाइम पीरियड कितना है उसका 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर 30 को यहाँ पर डिवाइड किया गया है
3 से, जिससे तो निकला है इसका 10 सेकेंड, जो क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, या एक गिवन टाइम पीरियड में, एक फिक्स टाइम पीरियड में कोई कितने रोटेशन को कंप्लीट करता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर कितने 10, फ्रीक्वेंसी इसकी रहेगी 10, और टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड, क्योंकि 3 टाइम है 3 सेकेंड है, इसके अपॉन करेंगे, देखिए इस तरह से 30/30 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.1। तो आगे होंगे आपको दोनों समझने, टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन कंप्लीट 1 सेकेंड। अगर उसको 30 है तो 30 कितने में है 3 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 10, और टाइम पीरियड इसका अपोजिट हो जाएगा 3/1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को पहचानिए। अच्छा देखिए, इनमें आंसर, बॉल बेयरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए मशीन। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज contact can never be eliminated on earth. Rolling friction is less than sliding friction. The friction force on a object moving through a fluid depend upon its shape. किसी द्रव्य के माध्यम से जाने की वस्तु पर घर्षण बल उसके आकार पर निर्भर करता है। अच्छा देखिए, आपने अगर ये सब पढ़ ही लिए हों तो आपको पता है, देखिए जो बॉल बेयरिंग होती है वो इंक्रीज नहीं, वो डिक्रीज करती है फ्रिक्शन को। और पार्ट्स ऑफ मशीन, जितनी मशीन से उसकी मीनिंग, अगर हम बॉल बेयरिंग का यूज़ करते हैं तो वो डिक्रीज करती है फ्रिक्शन को, ना कि इंक्रीज। और बाकी सब ये जो है वो करेक्ट आंसर है, तो इसका कौन सा रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अच्छा देखिए, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपको 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा कि जिंक सॉल्यूशन है और आयरन सॉल्यूशन में कौन किसी को रिप्लेस करता है। तो इसका सही राइट आंसर है इसका बी। जो जिंक होता है कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। अगर हम एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में किस जिंक की पत्ती को डाल दें, अगर हम जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर के सॉल्यूशन में अगर जिंक की पट्टी डाल दें तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्ट होता है, इसी वजह से वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में खुद डिजोल्व होकर किससे रिप्लेस कर देता है, वो कॉपर को। और उस सॉल्यूशन में कॉपर आपको यहाँ पर उसके बॉटम में मिल जाता है और जिंक उसमें घुल जाता है। आपने 10th क्लास में किए होंगे शायद ये एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको पता होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। आइडेंटिटी द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ऑफ द क्वेश्चन। क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। रूम थर्मोमीटर हैव रेंज फ्रॉम 30 to 100. Laboratory thermometer have a range of 35 to 42. The range of laboratory thermometer is greater than that of the clinical thermometer. अच्छा देखिए, राइट आंसर है यहाँ पर डी। रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। अच्छा देखिए, दोनों में बता दूँ आपको, अभी तक आपने शायद क्लिनिकल थर्मोमीटर ही देखे होंगे, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर है तो उसकी वैल्यू उसमें ज़्यादा होती है, उसका यूज़ करते हैं लैब में। और क्लिनिकल होते हैं जिनका यूज़ हमारे यहाँ फीवर को, इन सभी को करते हैं ना, टेम्परेचर को करने के लिए, वो होते हैं क्लिनिकल। और लेबोरेटरी होती है कौन से, जिनका यूज़ हम लैब में करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा डी 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ ये देख दियो, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सोल्यूशन, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सोल्यूशन, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन। ये सेम ही क्वेश्चन मैंने आपको 10th था, जो 10th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। अच्छा देखिए, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी, और वो इसलिए है, देखो ए एंड बी। आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम एक जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन के रॉड को डाल दें
तो आयरन की रॉड इसमें डिजोल्व हो जाएगी और इसके बॉटम पर क्या बन जाएगा, जिंक। और सेम ऐसा ही रहेगा कब, जब जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर सोल्यूशन को। अगर एक कॉपर सोल्यूशन है और इसमें हम किसे डालते हैं, जिंक की पत्ती को, तो क्या रहेगा, इसमें कॉपर बॉटम पर आ जाएगा और जिंक इसमें डिजोल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव उससे रिप्लेस कर देगा। तो अगर इन तीनों की अगर पूछने लगे रिएक्टिविटी, तो याद रखिए सबसे इन तीनों में सबसे कम जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। इन तीनों में आयरन सबसे अधिक रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से एक गलत स्टेटमेंट के बारे में इनमें से बताना है। calorific value of kerosene is more than the coil. The calorific value of coil is more than the wood. The calorific value of biogas is more than the LPG. The calorific value of CNG is more than that of diesel. तो देखिए इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी। अच्छा देखिए, क्लोरिफिक वैल्यू आपको मिल जाएगी 7th क्लास की साइंस में। क्लोरिफिक वैल्यू जिसमें उसके एनर्जी और सोर्स के एक चैप्टर है उसमें मिल जाएगी। क्लोरिफिक वैल्यू होती क्या है, क्लोरिफिक वैल्यू होती है कि एक खास मात्रा में अगर हम 1 ग्राम ही डीजल लें, 1 ग्राम ही वुड, कोयल, इन सभी को लें और इनको बर्न करें तो जिसमें से ज़्यादा हीट निकलेगी या जो भी इनमें से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो उसकी क्लोरिफिक वैल्यू रहेगी। और हमें इनमें सीएनजी का कैलोरी मान डीजल से अधिक होता है, ये गलत है। डीजल का अधिक होता है ना कि सीएनजी का, जबकि ये बाकी सभी सही हैं। क्योंकि कैलोरीफिक केरोसिन का कैलोरी मान कोल से अधिक है, सही है। कोयला का भी कैलोरी मान लकड़ी की तुलना में ज़्यादा है। बायोगैस का एलपीजी की तुलना में कम है और डीजल का ज़्यादा होता है, किससे, सीएनजी का। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टेंगुलर motion. The motion of a plugged string of star is oscillatory motion. All the periodic motions are circular motions. अच्छा देखिए इसका राइट आंसर आपका बी। प्रकाश की गति रेक्टेंगुलर मोशन होती है। अच्छा देखिए इनमें सर कैसे, ये आपका गलत है क्योंकि प्रकाश कभी भी एक रेक्टेंगुलर या आयताकार गति नहीं करता। वो कैसे करता है, स्ट्रेट लाइन में, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। बाकी सभी सही हैं, सभी अब जो भी पीरियोडिक मोशंस हैं वो सर्कुलर मोशन होती हैं। बाकी सभी सही हैं, सिर्फ गलत कौन सा है, बी का आंसर। तो आशा करता हूँ मैं आपको आगे होंगे समझ में इनके थॉट्स भी। तो और ज़्यादा के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मैं उन सभी वीडियो को डालूँगा, चाहे वो पेडागोगी, साइंस है, मैथ्स है, इन सभी के लिए। थैंक यू।